जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। आपसे पूछा कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, बताइए क्या कहते हैं एपिग्राफी को, बताइए या राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन जो करते हैं वह एपिग्राफी में करते हैं। एपिग्राफी इतिहास की वह शाखा है जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। इन शिलालेखों को पत्थर, धातु, तामपत्र या अन्य ठोस सतहों पर अंकित किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कंकालों का अध्ययन जो करते हैं इसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मानचित्रों का अध्ययन इसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स पौधों के तनों के विकास में मदद करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स पौधों के तनों के विकास में मदद करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिब्रेलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिब्रेलिन एक विकास हार्मोन है जो पौधों में तनों की लंबाई बढ़ाने और कोशिकाओं के विस्तार में सहायता करता है या बीज अंकुरण और फल के विकास में भी सहायक होता है। जिब्रेलिन की खोज जापान में गिबेरा फ्यूजिकुरुई नामक कवक से हुई थी जिससे चावल के पौधों में असमान वृद्धि कर दी गई थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो एथिलीन जो है या फल पकाने और पत्तियों के झड़ने में मदद करता है। साइटोकाइनिन या कोश का विभाजन और पत्तियों की हरियाली बनाए रखने में सहायक है। एबिसिक एसिड यह विकास को रोकता है और बीज निष्क्रियता को मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। आपसे पूछा है कि गति का पहला समीकरण जो है किसके बीच संबंध दर्शाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग और समय के बीच। गति का पहला समीकरण है क्या, तो गति का पहला समीकरण है b बराबर u प्लस ए टी। बी बराबर u प्लस ए टी, जहां b जो है यह अंतिम वेग है, b जो आपका है यह अंतिम वेग है, u जो है आपका प्रारंभिक वेग है और a जो आपका त्वरण है, t आपका जो है समय है। यह समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है जब वस्तु समान त्वरण से गति कर रही हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। आपसे पूछा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दिए गए तापमान में 273 जोड़े। सेल्सियस और केल्विन दोनों तापमान मापन की इकाइयां हैं। इन दोनों के बीच संबंध जो है वह के बराबर C प्लस 273 है। अधिक सटीक रूप में अगर कहें तो के बराबर C प्लस 273.15। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आपसे पूछा कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवर्स परासरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्स परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च ताप डालकर जल को शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया में जल अणु अशुद्धियों जैसे लवण, बैक्टीरिया, भारी धातुओं से अलग हो जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त जल होता है शुद्ध, मीठा और पीने योग्य। यही सिद्धांत आज के आरओ वाटर प्यूरिफायर में प्रयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्फीति दाब पौधों के कोशिकाओं में जल भरने से उत्पन्न दाब है। परासरण यह सामान्य जल प्रवाह की प्रक्रिया है पर शुद्धिकरण के लिए नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, चलिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा अर्धद्रव पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है जहां अधिकांश रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। साइटोसोल
तरल भाग जिसमें ये सभी कोशिकांग तैरते रहते हैं। बाकी विकल्प गलत क्यों है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो या कोशिका का पावर हाउस है, ऊर्जा बनाता है। कोशिका झिल्ली या कोशिका की बाहरी सीमा होती है। राइबोसोम या प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज की गणना की जाती है? आपसे पूछा कि एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज की गणना की जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घुली हुई ऑक्सीजन। घुली हुई ऑक्सीजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घुली हुई ऑक्सीजन जल में उपस्थित वह ऑक्सीजन होती है जो जलीय जीवों, मछलियों, पौधों आदि के श्वसन के लिए आवश्यक है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा यह बताती है कि पानी स्वच्छ है या प्रदूषित। यदि डीओ क्या होता है? तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का स्तर कम हो, चार हो तो जलीय जीवों के लिए वह पानी हानिकारक होता है। स्वच्छ जल में समांतर डीओ जो होता है 6 से 8 mg पर लीटर होता है। बाकी विकल्प गलत क्यों है? तो घुली हुई फ्लोरीन जल में फ्लोराइड का संबंध दांत और हड्डियों से, जीव की समग्र सेहत से नहीं। घुली हुई मीथेन गैस जल में नहीं घुलती और यह जलीय जीवन के लिए हानिकारक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? आपसे पूछा कि जब एक वस्तु एक सामान्य वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिशा परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समान वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित चाल से वृत्त में घूमती है। वस्तु की गति समान रहती है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है क्योंकि वस्तु हर क्षण वृत्त की नई स्थिति पर होती है। चूंकि वेग बराबर चाल प्लस दिशा होती है और दिशा बदलने से वेग बदलता है, इसलिए वस्तु पर केंद्रमुख बल कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूत्री विभाजन 4 प्रमुख चरणों में होता है। कौन कौन से? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मेटाफेज के दौरान सभी गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। स्पंडल तंतु प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। यह चरण कोशिका विभाजन का सबसे स्पष्ट और अध्ययन योग्य चरण होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो एनाफेज इन चरण में गुणसूत्रों के क्रोमैटिड अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचते हैं। टेलोफेज की बात करें तो इसमें 2 नए नाभिक बनते हैं और कोशिका विभाजन पूर्ण होता है। प्रोफेज की बात करें तो इसमें गुणसूत्र संघनित होकर दिखाई देने लगते हैं पर मध्य रेखा पर नहीं आते। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर कौन था? आपसे पूछा है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें पहले नीलहरित शैवाल कहा जाता था, पृथ्वी पर पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न की। ये लगभग 2.5 से 3.5 अरब वर्ष पहले प्रकट हुए थे। उनके प्रकाश संश्लेषण ने पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जिससे महान ऑक्सीजन क्रांति हुई। इसी कारण से पृथ्वी पर वायवीय जीवन का विकास संभव हो पाया। बाकी विकल्पों की बात करें तो ब्रायोफाइटा ये स्थलीय पौधे हैं, बहुत बाद में विकसित हुए। हरित शैवाल ये साइनोबैक्टीरिया के बाद उत्पन्न हुए और बहुकोशिकीय रूप में विकसित हुए। जीवाणु की बात करें तो प्रारंभिक जीवाणु तो थे पर सभी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले नहीं थे। साइनोबैक्टीरिया ही पहले ऑक्सीजनिक जीवाणु थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्रेसिका कैम्पेसिस्ट किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? आपसे पूछा कि ब्रेसिका कैम्पेसिस्ट किस पौधे का वनस्पति या वैज्ञानिक नाम है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों का। ब्रेसिका कैम्पेसिस्ट अब इसे वैज्ञानिक रूप में ब्रेसिका रेप भी कहा जाता है। सरसों यानी कि मस्टर्ड प्लांट का वनस्पतिक नाम है। यह पौधा क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल से संबंधित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मक्का का बात करें तो मक्का का जो वैज्ञानिक नाम है वो जियामेज है। सामान्य गेहूं की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ट्रेटिकम एस्टाइबम है। मटर की बात करें तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पैसिबम सटाइबम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में पानी का अवशोषण मूल रूप द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। आपसे पूछा कि पौधों में पानी का अवशोषण मूल रूप यानी कि रूट हेयर द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। तो वह कहलाती है परासरण। परासरण इस
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की जड़ों के मूल रूप मिट्टी से पानी का अवशोषण करता है। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें पानी कम सांद्रता वाले घोल मिट्टी घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल जैसे मूल रूप की कोशिकाओं द्रव की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होती है। इस प्रकार पौधे मिट्टी से जल लेकर उसे ऊपर की ओर तना पत्तियों आदि तक पहुंचाते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन जो है पत्तियों से जल का वाष्प रूप से निकलना है अवशोषण नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं? आपसे आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीबा। अमीबा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में विखंडन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जनन होता है। इसमें माता कोशिका का विभाजन किसी भी दिशा या तल में हो सकता है क्योंकि अमीबा का शरीर अनियमित आकार का होता है। इस प्रकार बनने वाले दो कोशिकाएं समान होती हैं। विखंडन की प्रक्रिया जो है नाभिक का विभाजन, साइटोप्लाज्म का विभाजन, दो नई अमीबा कोशिकाओं का निर्माण। अन्य विकल्पों की बात करें तो लैसेमेनिया जो है इसमें विभाजन लंबवत होता है, किसी भी तल से नहीं। प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसमें बहुखंडन होता है। हाइड्रा की बात करें तो इसमें कालिका जनन द्वारा प्रजनन होता है, विभाजन द्वारा नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। आपसे पूछा है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45 डिग्री। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को समान सतह से एक निश्चित वेग से फेंका जाता है तो उसकी प्रक्षेप दूरी निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकलती है। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जहां आर प्रक्षेप दूरी, यू प्रारंभिक वेग, थीटा फेंकने का कोण और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। यह सूत्र होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्य का सूत्र हम लोग जानते हैं, W बराबर F इंटू S इंटू कॉस थीटा होता है। जहां W है किया गया कार्य, F है बल कितना दिया तो बल आपका जो दिया हुआ है वह 10 न्यूटन दिया हुआ है। बल आपका 10 न्यूटन दिया। यस जो दिया हुआ है विस्थापन जो दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। विस्थापन जो दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। थीटा जो होता है वह बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। अब चूंकि वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो रही है तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री और 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वह आपका 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 1 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 5 10 गुणे 50 गुणे 1 तो 50 कम 50 तो 50 हो जाएगा। और कार का मात्रक जूल होता है इसलिए जूल हो जाएगा। तो 50 जूल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आप ध्यान रखिए, गलत नहीं होना चाहिए आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, यह गलत है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के सभी रूप ठोस द्रव गैस कणों से बने होते हैं। इन कणों के बीच हमेशा कुछ आकर्षण बल होता है। ठोस में यह बल अधिकतम, द्रव में मध्यम और गैसों में सबसे कम होता है। इसलिए यह कहना कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता गलत कथन है। बाकी विकल्पों की बात करें तो द्रव और गैसों में कण निरंतर गति करते रहते हैं, यह सही है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, यह भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है जो अवस्था पर निर्भर करता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैलियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैलियम प्रतीक जिसका है Ga,
एक धातु है जो बहुत कम तापमान पर पिघल जाती है। इसका गलनांक केवल 29.7 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी यह हाथ की हथेली की गर्मी से भी पिघल सकती है। इसलिए यह सामान्य तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास द्रव अवस्था में रहता है। गैलियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, एलईडी और सेमीकंडक्टर तकनीक में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कार्य कर सकता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में आए। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ऊर्ध्वपातन करने वाले प्रमुख पदार्थों में से एक है। जब इसे गर्म किया जाता है तो एक सीधे गैस में बदल जाता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस के रूप में जम जाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले अन्य समान पदार्थ जो है आपके, वह आपका कपूर है। ये सभी ऊर्ध्वपातन करते हैं। कपूर के बाद नेप्थलीन, क्या नेप्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, क्या अमोनियम क्लोराइड, ये सभी जो है ये ऊर्ध्वपातन करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। आपसे पूछा कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल की सबसे बाहरी परत होती है वह कोशिका भित्ति होती है, या सेलुलोज से बनी होती है, या कठोर और अपारदर्शी होती है। इसका कार्य संचरण, आकार बनाए रखना और यांत्रिक समर्थन देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। आपसे पूछा है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड होता है जो पादप कोशिकाओं में रंग द्रव्य के लिए होता है, या फूलों, फलों और बीजों में पीला, नारंगी, लाल आदि रंगों का उत्पन्न करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है, जैसे स्टार्च तेल का। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण करता है और पौधों को हरा रंग देता है। दोनों प्लास्ट की बात करें तो ऐसा कोई प्लास्टिड नहीं होता, या गलत विकल्प है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, ब्रेसिका कैम्पेसिस्ट किस पौधे का वनस्पति या वैज्ञानिक नाम है। आपसे पूछा है कि ब्रेसिका कैम्पेसिस्ट जो है किस पौधे का वनस्पति और वैज्ञानिक नाम है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।